हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पेश है राहु का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। ठीक है, बड़े ही सीधे सरल और सटीक सूत्र के माध्यम से आपको ये मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राहु का महादशा और अंतरदशा में प्रभाव। ठीक है, राहु का नेचर, राहु का परिचय हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है। राहु है थिंकिंग का समुंदर, सोच का सागर है, अथाह विचारों का सागर है राहु, यानी कि जातक, जिस जातक की जन्म कुंडली में बैठा है। इस बात को एक टूल दूंगा, एक यूएसपी है इसका। अगर उसको समझ लेंगे तो हर भाव के ऊपर उसका क्या तत्व अप्लाई होगा वो समझ में आ जाएगा। राहु जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव के बारे में उसकी जो सोच होगी वो एक्सट्रीम होगी, उसकी प्राप्ति के वो एक्सट्रीम तरीके अपनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब वो अगर मित्र राशियों पे होगा तो वो जो एक्सट्रीम एफर्ट होगा वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, जिसको कहा जाएगा जी राहु की महादशा में आदमी रंग से राजा बन गया। ठीक है, इस बात को कहेगा आदमी जी वो फर्श से अर्श पे पहुंच गया। और अगर राहु अनकंफर्ट जोन में होगा, अपनी शत्रु राशियों पे होगा, तो उस फील्ड के अंदर उस भाव के तत्वों को अचीव करने के लिए वो जो एफर्ट्स करेगा वो ब्लाइंड रिस्क बेस होंगे और जिसके रिजल्ट आगे जाके नेगेटिव आएंगे। ठीक है, जिसकी तरफ से लाइफ में बहुत एक्सट्रीम फॉल आ सकता है। यानी कि राहु इंडिकेटर है थिंकिंग लेवल का, एक्सट्रीम थिंकिंग लेवल का मेन है, और टेंडेंसी ऑफ माइंड है उसकी भोगों का संग्रह कर लूं और भोगों को लंबे समय तक भोगूं। ये टेंडेंसी ऑफ माइंड है इस ग्रह की। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा राहु की महादशा और अंतरदशा के अंदर आदमी अत्यधिक विचारशील होगा। ठीक है, और उसके अंदर अपनी डिजायर्स को पाने के लिए एक रिस्क लेने की क्षमता आ जाएगी, वो रिस्क लेने के लिए उतारू होगा। अब ये रिस्क लेना आज के जमाने के हिसाब से नेगेटिव भी किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ किसी चीज की प्राप्ति कैसे होगी। ये चीज जिस आदमी के पास पड़ा है बैंक के अंदर 100 करोड़ रुपए, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो आदमी 20 करोड़ का 25 करोड़ का रिस्क ले सकता है, क्योंकि बचे अगर पैसा डूब गया तो बचे हुए पैसे से दोबारा अटेम्प्ट करेगा, फिर दोबारा राइज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस आदमी ने पूरी जिंदगी भर कमाए मुश्किल से 10 लाख रुपए है, अगर वो अब 10 लाख रुपए का रिस्क लेगा तो फिर उसके लिए ये चीज अप्लाई नहीं करती। ठीक है, ज्योतिष का जो एनालिसिस है ना वो मेन मैटर करेगा देश काल और पात्र के हिसाब से। ठीक है, पात्र किस स्थिति में है। अपनी महादशा और अंतरदशा के अंदर राहु एक्सट्रीम सोच का मालिक बना देगा जातक को। ठीक है, अब आदमी की विचारशीलता, गुरु का जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा मैटर करेगा। अगर गुरु बली होगा जन्म कुंडली के अंदर तो आदमी के अंदर विवेक के द्वारा इस चीज को निर्धारित कर पाएगा कि मेरा जो इस वक्त आचरण बन रहा है महादशा और अंतरदशा के अंदर, जो मेरा आचरण बन रहा है किसी चीज की प्राप्ति के प्रति, और मेरा जो एक्शन मैं लेने जा रहा हूं उससे जीवन के अंदर सुख आएगा कि दुख आएगा, इस चीज की सेंसिटिविटी क्रिएट होगी अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ जुपिटर बृहस्पति इन जन्म कुंडली। ओके, तो ये तो है मेन फलित दशा का, महादशा का और अंतरदशा का। राहु के बारे में दूसरा सटीक नियम, राहु का सटीक नियम, राहु जन्म कुंडली में जिस भी भाव में बैठता है और उसमें जो भी ग्रह साथ में बैठ जाए, राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए, राहु उस ग्रह का प्रभाव बढ़ा देता है। उस ग्रह का प्रभाव बढ़ा देता है, उससे होगा क्या, वो ग्रह जिस जिस घर का, जिस जिस भाव का लॉर्ड है, उन भावों के फल जन्म कुंडली में बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, यह बड़ा ही अहम पॉइंट है। जन्म कुंडली में राहु के साथ जो भी ग्रह बैठते हैं, राहु उस ग्रह का प्रभाव बढ़ा देगा जन्म कुंडली में, और उस ग्रह का प्रभाव बढ़ने से उस ग्रह की लॉर्डशिप जिन घरों की है उन भावों के फल बढ़कर आएंगे, उभर कर आएंगे महादशाओं में और अंतरदशाओं में।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहां पर मेष लगन की कुंडली की। मेष लगन की अगर यहां पे कुंडली लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहु के साथ शनि आके बैठ गया। शनि 10 और 11, 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, तो राहु शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के अंदर बढ़ा देगा। शनि की महादशा और शनि की अंतर दिशाओं में 10वें और 11वें भावों के जो फल है वो ज्यादा उभर कर आएंगे। ये है लॉजिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट, राहु के साथ कोई भी ग्रह अगर ना बैठा हो, राहु भाव में अकेला हो, तो राहु जिस राशि पे होगा उस राशि के स्वामी का भी फल वो बढ़ा देगा, ठीक है। यहां एक एक्सेप्शन है कि राहु के साथ अगर सूर्य और चंद्र बैठे हो वो उनका प्रभाव नहीं बढ़ाता, उनका प्रभाव घटा देता है। यानी कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र के साथ राहु का बैठना बहुत हार्मफुल माना जाएगा, बहुत अशुभ माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह आत्मा और मन के कारक हैं। राहु इनके साथ बैठे तो इनको ग्रसित कर देता है, इन पे कलंक लग जाता है। कलंक लगने का मतलब ये इनकी वो प्योरिटी के ऊपर एक धब्बा है, कहने का भाव ये है, ठीक है। अन्य ग्रहों का प्रभाव बढ़ा देगा, सूर्य और चंद्र का प्रभाव घटा देगा, ठीक है। ग्रह नहीं हुआ साथ में तो जिस भाव में बैठा है उस ग्रह की प्रेजेंट राशि के स्वामी का प्रभाव बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस भाव के अंदर बैठा है राहु, और इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, और इस भाव के अंदर जो राशि पड़ रही है वो पड़ रही है बुध की राशि पड़ रही है, कोई 3 नंबर पड़ रही है या 6 नंबर पड़ रही है, तो बुध का प्रभाव जन्म कुंडली के अंदर राहु बढ़ा देगा, ठीक है। चौथा नियम, विशेष करके जन्म कुंडली में राहु का संबंध अगर शुक्र से स्थापित हो जाए तो यह बहुत ही ज्यादा भोग संग्रह और भोग के भोगने का प्रवृत्ति का ग्रह बन जाता है, ठीक है। कैसे बनेगा शुक्र के साथ संबंध? राहु शुक्र की राशियों पे बैठ जाए, शुक्र की राशियां इसकी प्लेसमेंट शुक्र की राशियों वाले घर में हो जाए, 2 नंबर पे बैठ जाए या 7 नंबर पे बैठ जाए, वृष पे बैठ जाए या तुला पे बैठ जाए। वृष इसकी मैं उच्च राशि मानता हूं, ठीक है। और शुक्र की दृष्टि इस पे पड़ जाए या शुक्र स्वयं इसके साथ आके बैठ जाए, ये 3 कंडीशन है। शुक्र राहु के साथ बैठ जाए, शुक्र की दृष्टि राहु पे पड़ जाए, या शुक्र की राशियों में राहु बैठ जाए, तो इसका बहुत विशेष संबंध स्थापित होता है इसके साथ। ये है कि जैसे चेले को गुरु मिल गया, दोनों एक ही प्रवृत्ति की हैं, ठीक है, और शुक्र का संग पाकर राहु बहुत ज्यादा बली बन जाता है। ऐसे जातक से डील करते वक्त दूसरे आदमी को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और वो भोग विलासी प्रवृत्ति का हो सकता है, किस अपने भोग के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है आदमी। एस्ट्रोलॉजी का जो मैं मेन जीवन के अंदर उपयोग समझता हूं वो यही समझता हूं कि हमें इतना समझ में आ जाए कि जिन लोगों से हम संपर्क में आते हैं, जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, कितने लोग हमारे इंटरनली काम के और कितने हमें किन से कितना डिस्टेंस बना के चलना है और किससे किस लेवल तक डील करनी है, फाइनेंशियल सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलने हैं किस हद तक, ठीक है। अगर हमारे को अपने लगन और उसके लगन के हिसाब से, अभी मैं आने वाले टाइम में ना आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा, बड़ी इजी और बड़ी ही सिंपल टेक्निक है कि लगन के हिसाब से कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला आदमी मेरे लिए सही होगा। ग्रहों की तो बात छोड़ो, सिर्फ लगन की मैचिंग से, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एनीवे, तो शुक्र का रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया। एक और 5वां नियम, अगर राहु गुरु की राशियों में बैठ जाए या गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर हो तो राहु के नेचर के अंदर एक समझदारी डेवलप होगी। राहु का जो एक्सट्रीम टच है, एक्सट्रीम थिंकिंग जो है वो प्रोडक्टिव होगी, वो जीवन के एक अच्छे रिजल्ट लाने की तरफ अग्रसर होगी। एक तो होता है ना ब्लाइंड थिंकिंग, आदमी ने रिस्क लेना है, कूद गया शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, ले लिया रिस्क। कैसे ले लिया? क्योंकि दूसरे लोग उस अंदर रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, ये रिस्क लेना। एक है उतर गए शेयर मार्केट के अंदर, अब उतर तो गए, लर्निंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बैठे हैं ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहे हैं, लर्निंग स्किल्स सीख रहे हैं। यानी कि ये भी एक एक्सट्रीम मास्टरशिप है, किसी चीज के अंदर परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं बैठ के, फिर उसको करेंगे और उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। और जब कामयाबी मिल जाएगी तभी उसको कहते हैं इसको राहु की दशा ने ना वो रंग से राजा बना दिया, ठीक है दोस्तों।
मैं बिल्कुल जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का शेयर करूंगा दोस्तों। मैं यहां पर किसी भी फिल्म एक्टर, किसी सेलिब्रिटी की कुंडली या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की या किसी मशहूर एक आदमी की कुंडली लगा के एनालाइज नहीं करूंगा। मैं कुंडली लगाऊंगा जब भी एक आम आदमी की लगाऊंगा, जिनकी कुंडलियां मैंने देखी है, उनकी लाइफ को देखा है, उनके थिंकिंग लेवल को देखा है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहां लगा दूं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली और उसकी राहु की महादशा चली हुई है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है खरबोपति है, वो खरबोपति, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उनको फाइनेंस की कोई कमी है ही नहीं, चाहे कंपनियां घाटों में चल रही हो। अब मैं उसके अंदर शो करूं कि इस फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट का या फलाने सेलिब्रिटी का जो अपलिफ्टमेंट है वो राहु की दिशा के अंदर हुई है, उनका उनका फाइनेंशियल लॉस और उनका प्रॉफिट क्या मैटर करता है, जिनकी डीलिंग ही 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ के ऊपर चल रही है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो चलिए, ये 5 पॉइंट के बाद अब मैं बिल्कुल पॉइंट पे आता हूं, 12 भावों के अंदर राहु का क्या फलादेश होगा। एक सिंपल सा सूत्र इसके ऊपर अप्लाई होगा। राहु जिस भी भाव में प्रेजेंट है, राहु को अगर मिल गई अपनी मित्र राशियां कौन सी हैं? बुध, शुक्र, शनि उसके मित्र है। बुध की राशियां 3 और 6, शुक्र की राशियां 2 और 7, 10 और 11 शनि की राशियां। ये कंफर्ट जोन अगर उसको मिल गया तो उसका रिस्क लेने का, उसका विचार शक्ति जो होगी ना, वो उस तरफ होगी जिसके अंदर जीवन में आगे चल के कुछ खड़ा होगा, एम्पायर, कुछ खड़ी होगी अचीवमेंट्स, यानी कि उसके किए हुए रिस्क का कुछ रिजल्ट दिखाई देगा पॉजिटिविटी के साथ। और अगर राहु को मिली अपनी शत्रु राशियां, राहु हुआ अगर अपने अनकंफर्ट जोन में, तो उसका थिंकिंग लेवल, उसका रिस्क लेने का जो वे होगा वो होगा ब्लाइंड। उसमें कुछ नहीं पता वो क्या करेगा। सपोज बैंक से लोन लिया, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उतर गए, क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी खूब पैसे कमा रहा, उसको देख के ट्रांसपोर्टेशन में एंटर कर गए। उसकी उसकी अंदर की डेप्थ पता नहीं है, कैसे प्रॉफिट गेन किया जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएगी तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। ये है ब्लाइंडनेस के साथ उतरना। ठीक है, जो जीवन के अंदर आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस चीज को आप समझना, रिस्क लेने की दो वे हैं रिस्क लेने का। एक है सीख कर, लर्न कर कर, सारे स्टेप्स को जानकर रिस्क लेने के लिए उतरना। ठीक है, और एक है पता कुछ नहीं है, उतर गए। अब हम जब उतर गए तो पता लग ही जाएगा टाइम पर। ये दो तरह की थिंकिंग है अलग अलग दोस्तों। ठीक है, जिस लाइन में आदमी उतर रहा है ना, खूब लर्निंग कर कर, खूब स्किल्ड होकर उतर रहा है, उसके अंदर भी ना जाने कितनी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर लर्निंग होगी तो आदमी उन ऑब्स्टेकल्स को टैकल कर सकता है पेशेंसली, क्योंकि उसको पता है भाई ये एक्सपेक्टेड था कि ये सब होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं लगन से। लगन के अंदर बैठा राहु आदमी को बनाता है अंतर्मुखी और अपने बारे में ज्यादा सोचने वाला आदमी, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने आप को अपलिफ्ट करने के बारे में, अपना काम दूसरों से निकालने के बारे में ही ज्यादा सोचता है। और ये मैंने बेसिक 2 तत्व आपको बता दिए। शत्रु राशि पे होगा तो उसकी थिंकिंग लेवल होगा अपने आप को लग्जूरियस ग्लैमरस लाइफ के अंदर, वो अपने आप को सोचेगा ये लाइफ की ये तत्व मुझे कैसे मिल जाए, क्योंकि भोग विलास मेन तत्व है राहु ग्रह का। ठीक है, थिंकिंग लेवल होगी मेरे को ये लाइफस्टाइल कैसे नसीब हो जाए, मैं ये कैसे नसीब हो जाए, उसके लिए करना क्या पड़ेगा वो दिमाग नहीं चलेगा अगर शत्रु राशियों पे अगर हुआ। ठीक है, मित्र राशियों पे अगर हुआ तो डिजायर्स होंगी कि मेरे लाइफस्टाइल ये हो, मैं ऐसा ग्लैमर लाइफ जीऊं, ऐसे लग्जूरियस लाइफ के अंदर मैं अचीव करूं। लेकिन उसके साथ ये थिंकिंग लेवल होगी कि इसको अचीव करने के लिए मुझे करना क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। लगन के अंदर राहु का ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, सेम यही वाली बात लेकर आते हैं दूसरे भाव के अंदर। दूसरे भाव के अंदर राहु धन से जुड़ा हुआ, हर वक्त धन का थिंकिंग कि धन की मुझे प्राप्ति हो जाए। मैलेफिक कंडीशन में होगा, धन की प्राप्ति कैसे हो जाए ये नहीं पता, बस धन की प्राप्ति हो जाए। ब्लाइंड एफर्ट्स करने में लगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, दूसरे भाव के अंदर अशुभ ग्रह का बैठना इस बात का भी इंडिकेटर है। राहु एक भरपूर अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है। लूज टॉक करना और वाणी के ऊपर संयम ना होना और खान पान के ऊपर संयम ना होना। ठीक है, ओवर ईटिंग की आदत होना, ये 2 विशेष बातें हैं दूसरे घर के अंदर बैठे राहु की। ठीक है, तीसरे घर का राहु आदमी को बनाता है रिस्क लेने के लिए इनोवेटिव थिंकिंग के साथ।
ठीक है, इनोवेटिव थिंकिंग के साथ रिस्क लेने का उसको जज्बा पैदा करता है। और तीसरे घर के अंदर राहु इस बात का भी इंडिकेटर है कि आदमी के जो एफर्ट्स है उसके अंदर हर्डल्स भी पैदा होंगे और उसको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, ब्लाइंड रिस्क एंड द इमेजिनरी कॉन्फिडेंट। तीसरे घर का बैठा राहु आदमी को ना कॉन्फिडेंट तो बनाता है, पर वो बनाता है इमेजिनरी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में, प्रैक्टिकल साहसी है, पराक्रमी है। पराक्रम और साहस क्या काम करेगा अगर लर्निंग नहीं है, अगर बेसिक्स नहीं पता किसी चीज के बारे में। इस तरीके का रिस्क लेने का वो डालता है विचार दिमाग के अंदर, तीसरे घर का राहु। एक बेसिक बात आपको बतानी मैं भूल गया, वो बता दूं राहु के बारे में। राहु का जो फलादेश है विशेष रूप से जो मैंने सीखा अपने बड़ों से और प्रैक्टिकली पाया, राहु की एक्सिस में, राहु केतु एक्सिस, राहु के साथ केतु वर्ड निकलता है, यहां केतु का कोई जिक्र नहीं है। राहु एक्सिस के अंदर जो भी भाव होगा, जो भी घर होगा, उस घर के अंदर कुछ ना कुछ लाइफ में लैकिंग जरूर होगी और उस लैकिंग को कवर अप करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स चाहिए। ठीक है, और वो लैकिंग जो होगी ना, वो राहु की ओवर थिंकिंग, वो रिस्क लेने की जो आदत है वो डलवाएगी। ठीक है, चौथे घर के अंदर राहु, अगर घर के अंदर सब कुछ बना बनाई प्रॉपर्टी मिल भी गई, सब कुछ मिल गई, उसको मेंटेन करने के अंदर कुछ ना कुछ लैकिंग कर बैठेगा रिस्क लेकर। ठीक है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालना और मुसीबत मोल लेनी, वो वाली बात है। ठीक है, यहां पर पारिवारिक सुख में पैतृक संपत्ति मिल सकती है, घर का बना बनाया मकान मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, फैमिली बिजनेस मिल सकता है, सुख आराम मिल सकता है, लेकिन अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अपने एक्स्ट्रा दिमाग से ना उसके अंदर कहीं ना कोई खलल पैदा करने की एक प्रवृत्ति बन सकती है चौथे घर के अंदर। ठीक है, पांचवे के अंदर एजुकेशन और संतान पक्ष से सुख में कमी आने का चांस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पांचवें घर के अंदर राहु में आदमी एजुकेशन लेने के लिए गया अब्रॉड, घर वालों ने अब्रॉड भेजा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, बहुत बढ़िया, पढ़ने के लिए बाहर गए। अब बाहर पढ़कर वहां ये दिमाग नहीं चला कि अब पढ़ के वहां सेटलमेंट के बारे में सोचे या अब उससे रेलेवेंट कोई जॉब को पकड़े, पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और अपना इनोवेशन करने लग पड़े। अब ये अलग बात है कि ये तुक्का लग जाए कि आदमी ने कोई एक ऐसा इनोवेशन कर दिया, कोई एक ऐसी ऐप बना दी, अगर वो कंप्यूटर साइंस में या रेलेवेंट फील्ड में कुछ ऐसी वेबसाइट बना दी, कुछ ऐसी ऐप बना दी, कोई ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जो किसी के साथ टाई अप करके करोड़ों रुपए में बिक गई, ऐसा रिजल्ट देगा। तो राहु ऐसे रिजल्ट देता है। एक तरफ से एजुकेशन में लैकिंग गेन करी, लैक का रीजन बना, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गया। जैसे कहने का मतलब है, एक बच्चा को पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ने नहीं जाता, तब देखो प्ले ग्राउंड में बैठा हुआ है। अब प्ले ग्राउंड के अंदर वो पता लगा बैडमिंटन के किसी एकेडमी में एंटर किया, कंपटीशन ही जीत गया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया वहां पर, उसके बाद उसको अवार्ड मिल गए और उसके बाद उसको ब्रांड प्रमोशंस मिल गई, वो इस तरीके से अपलिफ्ट हो गया। ये मेरे कहने का भाव है। ठीक है, संतान पक्ष में और एजुकेशन के एंगल से लाइफ में लैकिंग आ सकती है। सिक्स्थ हाउस के अंदर राहु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। एनिमीज के ऊपर, डेट के ऊपर और इलनेस के ऊपर आदमी हावी रहेगा, इन सब चीजों को वो हैंडल कर पाएगा। ठीक है, अपने तेज दिमाग, अपनी चतुराई से, क्योंकि जो राहु है ना वो एक चतुराई, एक क्लेवरनेस का इंडिकेटर है ये प्लेनेट। ठीक है, सेवंथ हाउस के अंदर पार्टनरशिप, एसोसिएशन, वो जो भी एसोसिएशन चाहेगा, जो भी पार्टनरशिप चाहेगा लाइफ के अंदर, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, किसी प्रकार के एसोसिएशन हो, वो अपने ऐसे नेचर के आदमी की तलाश में रहेगा हर वक्त। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बेनिफिट गेन मिल जाए मेरे को लाइफ पार्टनर से, मुझे बिजनेस पार्टनर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए, मैं कम एफर्ट्स करूं, सामने वाला ज्यादा एफर्ट्स करे, इस तरीके का टेंडेंसी ऑफ माइंड रहेगा सेवंथ हाउस के अंदर राहु अगर है। ठीक है, एट्थ हाउस के अंदर बैठा राहु ऐसे काम करवाएगा जिससे आदमी के हेल्थ का लॉस है, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आयु का क्षय, ऐसे काम होना जिससे लाइफस्टाइल के अंदर मजे में खराबी क्रिएट होना। मतलब कि आयु का क्षय से मेरा तात्पर्य है कि लाइफ का ऐसा दौर आना कि इलनेस क्रिएट होनी। जब इलनेस क्रिएट होगी तो लाइफ का चार्म नहीं है जिंदगी जीने में। ठीक है, नाइन्थ हाउस अगर राहु एक्सिस के अंदर आता है तो भाग्य के अंदर ऑब्स्टेकल, रिस्क लेने की आदत ऐसा होगा कि बनी बनाई चीज को एक्सेप्ट ना करना, किसी नए वेंचर की तरफ चले जाना।
ठीक है। परिवार के अंदर परिवार ने कोई रनिंग फैमिली बिजनेस तैयार किया हुआ है, उसको ज्वाइन ना करना, कोई अपना ये कोई अपना वेंचर लॉन्च करने की प्लानिंग करना, बिल्कुल अपोजिट कंट्रेरी वे के अंदर प्रोसीड होना, ये कहने का भाव है। यानी कि भाग्य से किसी प्रकार की कंपैटिबिलिटी में कुछ ना कुछ कमी रखना, ये है। यही वाली बात है, राहु एक्सिस अगर आ गई 10th हाउस के अंदर तो कर्म के अंदर अड़चने, ठीक है। काम करने के अंदर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहुंचे, पूरी ट्रेनिंग लेनी थी काम को स्टार्ट करने के लिए, वो ट्रेनिंग बीच में आधी अधूरी छोड़ दी, वो ट्रेनिंग के अंदर पूरा कॉम्पिटेंसी क्रिएट नहीं करी, यानी कि कर्म भाव के अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल, एक स्टेबिलिटी नहीं, ये 10th हाउस के अंदर राहु का इंडिकेशन है, ठीक है। राहु का एक मोटा मोटा सा इंडिकेशन मेन ये है कि राहु जिस भी भाव के अंदर होगा उस भाव के फलों के अंदर कुछ ना कुछ खलल क्रिएट होगा, ठीक है, उसकी सोच और विचार शक्ति की वजह से जातक में, ठीक है। 11th हाउस के अंदर आय के साधन अच्छे होंगे, लेकिन इन आय के साधनों के साथ आदमी खिलवाड़ कर सकता है, आई हुई आमदनी का अच्छे तरीके से उपयोग न करना, ठीक है। और ये मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि राहु 11वें हाउस में तो है, इनकम का सोर्स तो बहुत अच्छा बना, इनकम आई भी बहुत, लेकिन उस आई हुई इनकम को प्रॉपर तरीके से यूज ही नहीं किया, फिर कहीं और ब्लॉक कर दिया। मान लीजिए पैसा आया, लिक्विडिटी आई, पर लिक्विडिटी को लिक्विडिटी फॉर्म में कुछ रखा नहीं। मान लीजिए लिक्विडिटी आई 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए अगर कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया तो कम से कम 25 लाख या 20 लाख रुपए फिर दोबारा लिक्विडिटी फॉर्म में तो रहे, ताकि रोटेशन चलता रहे। 50 लाख की पेमेंट आई, 50 लाख के बिजनेस ग्रोथ के लिए पूरे के पूरे एसेट्स खरीद के रख दिए, कैपिटल की फिर कमी पड़ गई। इस तरीके से आय के सोर्स तो है बट कंटिन्यू नहीं रहे, अपनी एक आदत की वजह से, अपनी एक हैबिट की वजह से फिर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया, ये कहने का भाव है। ये है राहु का नेचर, ठीक है। 12th हाउस के अंदर राहु इंडिकेट करता है अननेसेसरली खर्चे, जहां खर्चे की आवश्यकता नहीं है वहां पे पैसे को खर्चना, ठीक है। पैसा हाथ में नहीं है तब भी रिस्क लेकर पैसा उठा लेना और खर्चे कर डालने अपने ऐशो आराम पे या किसी भी ऐसी चीजों के ऊपर जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था विश्लेषण जन्म कुंडली के 12 भावों में राहु के फलादेश का। अगली वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।